हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बिंदास, गुड होने चाहिए। तो बेटा, लास्ट क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया हमने बातें करी थी और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसके साथ हमने लास्ट क्लास का एंड किया था। वो था हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। तो मैं एक बार इसका ओवरव्यू आपको देना चाहूँगा, कुछ और बातें इससे जुड़ी बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि जो हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, किस बेसिकली ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके अंदर इसको हम पढ़ते हैं। वो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, किसी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जिसमें करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, उसको समझने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल को हम एक और नाम से जानते हैं, मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप का मतलब होता है ऐसे पकड़ना, इसीलिए मैक्सवेल के लिए इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली इस रूल में था क्या। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर एक बार रिकॉल कर रहा हूँ कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है एग्जैक्टली। ठीक है, यही मैक्सवेल्स ग्रिप रूल भी कहता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, इफ यू होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ यू होल्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसके अंदर से वायर में ये वायर थी पूरी और इसमें करंट जा रही है ऊपर की ओर, जिधर की ओर पेन का कैप दिख रहा है ना, उधर की ओर ऊपर की ओर करंट जा रही है। ठीक है, तो इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट इफ थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर ये थंब दिख रहा है करंट उधर ही जा रही है, देन फिंगर्स एनसर्कलिंग इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब है करंट अगर इधर की ओर जा रही है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर जो फिंगर दिख रही है मुझे, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होता है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ध्यान रखिएगा, दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन द शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सच दैट देयर सेंटर इज एट द वायर। इस वायर के ऊपर का सेंटर है और चारों तरफ बहुत सारे सर्कल्स बनते हैं और उन सारे सर्कल्स का सेंटर कहाँ पे होता है, इस वायर के ऊपर। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अब एक बात नोटिस करने की क्या है, राइट हैंड थंब रूल में जब मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको हम मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल भी बोलते हैं, क्योंकि आपने हाथ से ग्रिप बना रखी है, इस चारों तरफ ग्रिप बोलते हैं इसको, ग्रिप बना रखी है इसके ऊपर ऐसे करके। ठीक है, अब इस ग्रिप को ढंग से देखना है आपको। देखो राइट हैंड, आप अपने राइट हैंड को भी देख सकते हैं कि अपने राइट हैंड में कुछ ऑब्जर्व करना जो मैं बता रहा हूँ। आप ये चेक करना कि जब राइट हैंड से आप इसको पकड़ोगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो किधर घूम रही हैं। तो आपको दो डायरेक्शन मिल सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिधर निडल घूमती है क्लॉक की, है ना, दैट्स क्लॉकवाइज। और अगर उसके उल्टा घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप चेक करिए कि आपके फिंगर्स किधर घूम रही है, जिधर निडल घूमती है घड़ी की उधर घूम रही है क्या, या उसके उल्टा घूम रही है। तो आप नोटिस करेंगे दो बड़ी इंटरेस्टिंग बात। पहली बात आप ये नोटिस करेंगे कि जिस साइड को ये इसका कैप दिख रहा है, यानी कि जिधर की ओर थंब मेरा है, थंब, इस साइड को अगर मैं देखता हूं तो मेरे को फिंगर्स मेरी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नजर आती है, एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने हाथ में इसको देख सकते हैं। ठीक है, अपने हाथ में इसको देखना, मेरे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम रहा है, और जब ये इधर की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अगर मैं इस साइड को दिखाऊं तो वो मुझे क्लॉकवाइज घूमेगा, घूमता हुआ नजर आएगा। आप इसे को खुद से करके देखेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर आप चीज़ें एग्जैक्टली उस तरीके से ना देख पाएं, लेकिन आप खुद से इसको करके देखना कि आपके फिंगर्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो थंब की साइड है, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा होगा और इसकी जो बैक साइड होगी नीचे वाली, वो क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती है। अब जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इसको हम नॉर्थ पोल की तरह मानते हैं कि इट बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, जिधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी, और जिधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी उसको साउथ पोल की तरह मान लेते हैं। अभी मैं रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, रूल मैंने आपको बता दिया, अब इसका रिप्रेजेंटेशन फिगर के हिसाब से कैसे है वो हम चेक करते हैं। दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसा था मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो ऐसे है और उसमें करंट ऊपर की ओर जा रही है, करंट आई, कोई आई करंट थी जो उसमें जा रही थी। अब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा इसके अंदर, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है इसके अंदर, लाइक दिस। ये सारे के सारे परफेक्ट सर्कल्स हैं, परफेक्ट सर्कल, और इन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही जगह पे है, वायर के ऊपर। दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स।
ऑब्वियसली एक 3 डायमेंशन फिगर है, यहाँ पे देख के 2D आपको लग रहा है, लेकिन आप इसको देखेंगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा बिल्कुल। मतलब ये जो आपको सर्कल ऐसे दिख रहे हैं बेसिकली ऐसे ना होगी इस तरीके से, कि वायर ऐसे है तो सर्कल ऐसे घूम रहे हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो इनका सेंटर का है वायर के ऊपर। अब इनके डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सर्कल्स की अगर आपको बताना हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जो हमने डॉटेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई क्या, तो उसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है ऐसे और चेक करना है कि मेरी फिंगर्स कैसे घूम रही है। मेरी फिंगर्स ऊपर घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं यहाँ पे ऐसे एरो बनाऊंगा। चेक करो ये जो मैंने एरो बनाया है यहाँ पर वो कैसा दिख रहा है, वो इधर से जाके इधर जा रहा है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सिमिलरली यहाँ पर मैं बनाऊंगा इसको, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ऑल सर्कल्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ध्यान रखना कि आप जो सर्कल्स का जो पार्ट देख रहे हैं, जो पोर्शन देख रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है। मैंने कहा ना कि ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन वही नीचे से आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस केस में ये जो वायर थी ना, ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसमें ऊपर की ओर बना एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने बताया कि नॉर्थ पोल की तरह हम मानते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वहां पे साउथ पोल बनता है। अब इसको लर्न करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन लर्न करना आसान रहेगा। अब वो कैसे, देखो कुछ ऐसे, ये है एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। अब देखो ये नॉर्थ कैसे है, ये डायरेक्शन देखना, ये ऐसे आ गया, एन दिख रहा है ना, एन ऐसे होता है, और ये डायरेक्शन है कौन सी, देखो ऐसे। अब आप चेक करो कि इसका घूमना किस तरीके से, कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ के लिए आप यूज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आपको दिखती है तो आप इसको नॉर्थ मान लेंगे। सिमिलरली अब जरा साउथ को भी देख लेते हैं, एस लिख लेता हूं, एस फॉर साउथ, और यहां एरोज बना देता हूं। अब देखो जरा इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये ऐसे, ये ऐसे। अब चेक करो ये कहां दिखा रहा है घूमना, ऐसे दिखा रहा है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो साउथ पोल जो होगा, दिस इज साउथ, एस फॉर साउथ, ठीक है, एंड एन फॉर नॉर्थ। ये ऊपर वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉर्थ। नॉर्थ के लिए ये हो गया, और आपके पास साउथ के लिए हो गया। एन खुद ही बता रहा है कि भैया एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, और साउथ बता रहा है क्लॉकवाइज घूमना है। लर्न करना बहुत आसान काम हो गया। तो जब भी कभी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आए, ऑटोमेटिकली आप उसको नॉर्थ पोल मान लेंगे, और जब भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आए तो उसको आप साउथ पोल मान लेंगे। ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, ओके। जब भी पढ़ोगे फिजिक्स में ऐसा ही पढ़ोगे। अब ये तो हमारे पास हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब इसका यूज क्या है आगे, क्या क्या इसका काम आने वाला है, हमारे क्या क्या हमारे पास चीजें हैं, इसको किस किस शेप में पढ़ा जा सकता है। ये तो एक स्ट्रेट वायर है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि हम जितने भी वायर देखेंगे वो सारी स्ट्रेट ही होंगी, वो तो कर्व भी हो सकती है, वो तो सर्कुलर भी हो सकती है। तो अब जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, ठीक है। देखते हैं, so next topic is magnetic field due to current carrying circular loop। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब इसको समझना है कि भाई सर्कुलर लूप में किस तरीके से करंट फ्लो करेगी, कैसा वो दिखता है। तो पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज कॉल्ड लूप, फिर हम बात करेंगे सर्कुलर लूप क्या है। लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, एक ऐसी चीज जो बंद हो, एक ऐसी जगह जो बंद हो। जैसे मान लो कि मैं एक यहां से एक वायर को लेता हूं और वायर को घुमा के यहां पर ऐसे करके जॉइंट कर देता हूं, तो एक लूप है, बंद हो गया पूरा। अब मैं इसके प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल बताता हूं। रिंग होता है, रिंग, अंगूठी, रिंग, वो जो रिंग होती है वो पूरी बंद होती है, उसमें कोई जॉइंट नहीं होता जनरली, तो बिल्कुल पूरी राउंड फिक्स है, इट्स लूप, जिसके अंदर कोई कट ना लग रहा हो, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, वो लूप होगा, ठीक है।
और क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, कड़ा होता है हाथ में पहनने वाला, वो हमारे पास लूप होगा। और ध्यान रखें कड़े में भी दो तरीके के कड़े आते हैं, एक तो कड़ा ऐसा होता है, एक कड़ा कुछ इस तरीके से होता है, समवॉट लाइक दिस, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। एक ऐसा कड़ा होता है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, खुल सकता है वो, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जो खुल सकता है उसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पर एक ओपन पाथ है, इसको हम लूप नहीं बोलते, दिस इज नॉट लूप, दिस इज नॉट लूप, बट दिस इज अ लूप, जो पूरा बंद होता है, बंद होना चाहिए। अगर कोई चीज पूरी तरीके से बंद है, पूरा एक वायर बंद हो गया, पूरा एक रस्सी को हमने खींच के पूरा बंद कर दिया, जोड़ दिया उसको कस के, इट्स अ लूप। ठीक है, तो लूप किसी भी शेप का हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो सर्कल ही होगा हमेशा। लेकिन अगर हम सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं तो ये कंफर्म बात है कि वो बिल्कुल सर्कुलर होगा, परफेक्ट राउंड, बंद तो होगा लेकिन सर्कल भी पूरा होगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रिंग था, रिंग एक परफेक्ट सर्कल होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक सर्कुलर लूप कहलाएगा। अब बात करते हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू सर्कुलर लूप, लूप की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और ध्यान रखना लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ, पाथ क्लोज जरूर होना चाहिए, बंद जरूर होना चाहिए। तो देखें आगे, चले देखते हैं। हाँ जी, चलिए देखें। देखो सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं। मैं डायग्राम कुछ ऐसा बनाना चाहूंगा, देखते हैं क्या होता है। और somewhat like this, जरूर नहीं कि मैं इसको इतना घुमा के बनाऊं, मैं सीधा सीधा भी इसको बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये पक्की बात है कि ये क्लोज लूप है। अब देख के आपको लग रहा हो कि भाई ये लूप कहाँ है या तो गैप है, तो ये गैप नहीं है बेटा, ये पता है क्या, ये कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड है जिससे कि हमने क्या किया, एक वायर ली, उस वायर को यहाँ से इसके अंदर घुसा के, यहाँ से घुमा के फिर यहाँ एक होल बना के आर पार निकाल दी। तो हमने वायर को उसके आर पार निकाल लिया, और आर पार निकालने के बाद फिर क्या किया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, साथ में की लगाई। अब देखो ये पूरा बंद कब हो सकता है, अभी तो अगर मैं इसको की को ऑफ कर देता हूँ, ऑफ का मतलब यहाँ पे अगर मैंने एक डॉट नहीं लगाया तो इसका मतलब ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है, अभी कोई करंट नहीं फ्लो कर रही क्योंकि सर्किट ऑफ है। तो अब ये क्लोज लूप नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑफ हो रखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की को क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो अब ये क्लोज लूप है, पूरा बंद हो गया हर तरफ से। ध्यान रखना ये गैप नहीं है, ये कार्डबोर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये बेसिकली पूरा ही होगा, ये रिंग पूरी होगी यहाँ तक, वो तो कार्डबोर्ड के पीछे का पार्ट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है, लेकिन ये पूरी की पूरी कंप्लीट लूप है, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। अब आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, किस रीजन पे कैसा बनेगा। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या, लगना तो राइट हैंड थंब रूल ही है। ऐसा क्यों लगना है, क्योंकि भाई स्ट्रेट वायर अगर ऐसे होती है तो उसको घुमा के मैं लूप बना सकता हूँ ना, तो इसका मतलब स्ट्रेट वायर के पीछे जो कंसेप्ट है राइट हैंड थंब रूल, वो इसके अंदर भी लगना चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रेट वायर से एक सर्कुलर लूप भी बना सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखो तो हुआ ये, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। रीजन ये है कि यहाँ पर आपके पास, चलो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक कार्डबोर्ड दिख रहा है, ठीक है। अब लगाना है आपको राइट हैंड थंब रूल, लेकिन सबसे पहले देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है। यहाँ से करंट आई, मैं आपको करंट को यहाँ से दिखाता हूँ, ये आ रहा है मेरे पास करंट, ये देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा कन्वेंशनल करंट बाहर निकलती है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकली, यहाँ से यहाँ पहुंची, करंट आई जा रही है ना, यहाँ से घूम के फिर करंट यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, आई करंट जा रही है, यहाँ से घूम के फिर यहाँ आ गई करंट, यहाँ से यहाँ, और अल्टीमेटली वापस। तो ये करंट इस तरीके से घूम के आ गई। अब मुझे क्या करना है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं और वहां पे मुझे राइट हैंड थंब रूल लगाना है। मुझे बताना है कि कार्डबोर्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या था मेरे पास, मैं इस पॉइंट पे, देखो इसको मैं डॉटेड अभी दिखा देता हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये पूरा क्लोज पाथ है। दिखेगा नहीं हालांकि प्रैक्टिकली, लेकिन बस मैं ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे देखो, ये पूरा पार्ट हो गया, इसको मैं स्ट्रेट वायर मान लेता हूँ, ये स्ट्रेट वायर मान लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल, थंब की डायरेक्शन में जा रही है करंट ऊपर की ओर। तो राइट हैंड थंब रूल में मेरी फिंगर्स क्या बता रही है, मेरी फिंगर्स बता रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये थंब, ये हो गया और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जिधर की ओर थंब होता है उधर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आती है, ध्यान रखना, थंब की साइड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थंब जा रहा है ऊपर क्योंकि करंट ऊपर जा रही है, तो थंब भी ऊपर गया, थंब की डायरेक्शन में करंट जाती है, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मुझे बताना है। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ऐसे, देखो ये ऐसे, ऐसे, ये बन गई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाएंगे, आपको एरो लगाने पड़ेंगे। अब एरो कैसे लगाएंगे, देखो ये चेक करो कि जो मैंने एरोज बना रखे हैं सारे एंटी क्लॉकवाइज दिखाते हैं, यहां से घूम के ये घूम के ये घूम के ये घूम के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जरा बात करते हैं यहां क्या होगा, करंट यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, घूमते 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 यहां आ गई। अब करंट नीचे जा रही है, राइट हैंड थंब रूल ही लगाना है। तो अब क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं पकड़ूंगा इसको, ऐसे क्यों नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि करंट नीचे जा रही है और राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, जिधर करंट जा रही है थंब उधर ही रखना है। तो अगर करंट नीचे जा रही है तो मुझे थंब को ऊपर नहीं रखना, मुझे थंब को ऐसे रखना है। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा कि जिधर थंब है उधर ही जा रहा है। या दूसरा तरीका है, राइट हैंड थंब रूल आप ऐसे लगाते हो जब करंट ऊपर जाती है, ऐसे लगाते हो ना, तो जब करंट नीचे जाएगी तो कैसे लगाओगे, नीचे कर दो इसको, करंट भी नीचे थंब भी नीचे, ठीक है। अब चेक करो यहाँ कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये बन रही है क्लॉकवाइज यानी साउथ पोल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से करंट नीचे जाएगी तो यहाँ पर मुझे डायरेक्शन जो बनानी पड़ेगी वो बनानी पड़ेगी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैं डॉट लाइन बनाता हूँ, ये तो क्लॉकवाइज दिखाना है तो क्लॉकवाइज दिखा देते हैं। क्लॉकवाइज दिखाने का मतलब होता है क्लॉकवाइज ऐसे घूमना होता है, इधर से घूम के गए इधर ऐसे, फिर इधर से घूम के गए ऐसे, फिर इधर से घूम के गए ऐसे, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। आप इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बना सकते हैं, ठीक है बेटा, ऐसे करके बन गया। अब मैं और देखता हूँ कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कैसे कैसे जा रही है। क्लॉकवाइज का मतलब ये ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूमने का मतलब होता है और भी फील्ड लाइंस होंगी, सिर्फ इतनी थोड़ा होंगी, और भी घूम रही होंगी, सब क्लॉकवाइज है। ये भी घूम रही होगी ऐसे, ये भी घूम रही होगी ऐसे। तो कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से लाइंस आएंगी और ये सारी की सारी कैसे घूम रही हैं, ये सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। एरो ऐसे जाएंगे, सारे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूमते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। इधर देखते हैं, इधर क्या, इधर एंटी क्लॉकवाइज था, तो मैं इसको कैसे घुमाऊं, मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, ये लाइक दिस, राइट, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, सब इधर घूम रहा है। एरोस की डायरेक्शन देखो, इधर घूम रहे हैं, इसके एरोस इधर घूम रहे हैं, ठीक है। और सेंटर का एक जो पार्ट हो गया आपके पास, ये वो रीजन हो गया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की एक्टिविटी महसूस नहीं होगी, यानी कि ये बॉर्डर लाइन हो गई इसके नॉर्थ पोल और इसके साउथ पोल के बीच में, बॉर्डर लाइन हो गई यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई थी, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, ये बॉर्डर लाइन हो गई। मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसको ठीक बीचों बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है। ये ना तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा था, ना साउथ पोल की तरह, ये इनएक्टिव ही होता है। इसलिए किसी मैग्नेट के ऊपर अगर किसी आयरन नेल को आप यहाँ चिपकाने की कोशिश करें तो जनरली वो चिपकेगी नहीं, सबसे स्ट्रांगली वो यहाँ चिपकती है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं चिपकेगी, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, बिकॉज दे आर न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर एट दिस जंक्शन, ठीक है बेटा, राइट। तो उसका इफेक्ट नहीं आ रहा। तो अब ये हमारे पास हो गया, दिस इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो इस तरीके से ही जाता है ऐसे। तो ये कार्डबोर्ड था पूरा बेसिकली, मैं बना देता हूं कि दिस इज कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से था, ठीक है, उसके ऊपर लगा सकते हैं एक वायर थी पूरी ऐसे करके। आपको एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप तो आपको एक अलग डायग्राम दिखेगा, ठीक है, हालांकि वो डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट भी यही है, आपको डायग्राम को जिस तरीके से दिखेगा लाइक दिस, यहाँ पे आपको दिखाएंगे करंट यहाँ से जा रही है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके जा रही है ऐसे। तो वहां भी आप क्या करोगे, करंट इधर जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, मुझे इस पॉइंट पर बताना है डायरेक्शन क्या होगी और इस पॉइंट पे क्या होगा। तो आप चेक करो कि आपकी फिंगर्स की जो ग्रिप है वो किधर जा रही है, चेक करो फिंगर्स की ग्रिप किधर जा रही है, इस पॉइंट पर। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ कि फिंगर्स की ग्रिप किधर जा रही है, तो करंट इधर से आई और ग्रिप ऐसे आती है, ऐसे देखो, थंब की डायरेक्शन में करंट,
करंट इधर जा रही है तो थंब भी इधर गया, और ग्रिप ऐसे आ रही है, ऐसे अंदर से बाहर की ओर आ रही है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन बना लूंगा अंदर से बाहर की ओर, यानी ऐसे आ रही है फिर अंदर से बाहर की ओर, ऐसे बाहर, और अंदर से बाहर की ओर जब आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आएगी, अंदर से घुमा के बाहर की ओर। समझ में? जैसे मेरे पास ये एक वायर है, ये वायर है, और मुझे यहां पर बताना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको थंब को ऐसे रखूंगा, मतलब बेसिकली क्या करना है, मुझे ग्रिप से पकड़ लेना है इसको ऐसे, तो मेरी फिंगर्स ऑटोमेटिकली यूं घूम के यूं आ रही है ना, तो जैसे ही मेरी फिंगर्स घूम रही हैं ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुमा लो, तो फिंगर्स मेरी अंदर से बाहर की ओर तो ऐसे हो गया। अब जरा बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट पर क्या होगा। इस वाले पॉइंट पे क्या होगा कि मैं जब ऊपर जाता हूँ ऐसे करते 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 जब यहाँ आता हूँ तो मेरी फिंगर अंदर जा रही है, अंदर, ठीक है, और अंदर अगर जा रही है तो अंदर जाने का मतलब क्या हो गया, ये देखो ऐसे घूम के ऐसे, अगर मैं ऐसे घूम के ऐसे जाता हूँ तो मैं अंदर को जाता हूँ, पर यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे गए, ऐसे घूम के ऐसे, ठीक है, ये तो यहाँ आपको एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा ऐसे घूम के, और यहाँ मिल जाएगा क्लॉकवाइज। इसी को थोड़ा सा आप और एक्सटेंड कर दें, इसी को थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दें तो आपको ये ऐसे मिल जाता है, ये ऐसे, ये सारा क्लॉकवाइज है ऐसे, ये सारा क्लॉकवाइज है ऐसे, और इसको अगर एक्सटेंड कर दें तो ये ऐसे मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे के सारे लूप्स एंटी क्लॉकवाइज, और वो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से आ रहे हैं। देखो आप फिंगर्स को लेके आओगे, जब ऐसे घुमा के लेके आओगे नीचे से ऊपर की ओर तो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे, और जब ऊपर पकड़ना है तो करंट ऐसे जा रही थी तो फिंगर्स मेरी ऐसे ही आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ऐसे घूम के आ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये लूप जो है वो अगर मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, इफ इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो उसके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल जरूर होने चाहिए। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे हमें, देखेंगे, चलो देखते हैं। नॉर्थ पोल के लिए हमारे पास क्या था, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आइडेंटिफाई करना हो तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, नॉर्थ पोल वो होता है किसी मैग्नेट का जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, बाहर, आउटवर्ड्स, और साउथ पोल वो होता है जिसकी तरफ आती है, इनवर्ड्स। That means from north pole magnetic field lines move out and from south pole they are getting into it. So north से बाहर निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ से अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें मैं एक मैग्नेट जैसा इसको मान लूं, वर्चुअल मैग्नेट, कैसे, ये एक मैं ऐसा करके इसको मैग्नेट जैसा मान लेता हूं, ये। अब देखो किस साइड में फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं और किस साइड से बाहर जा रही है, चेक करो किधर जा रही है, कहां से बाहर निकल रही है फील्ड लाइंस, इधर से बाहर निकल रही है, उधर से बाहर निकल रही है। एरोस देखो कहां जा रहे हैं, ये देखो, इसका एरो ये रहा, इसका एरो ये रहा, इसका एरो ये रहा, इसका एरो ये रहा, ये सारे एरोस क्या कर रहे हैं, ये सारे एरो बाहर जा रहे हैं, बाहर, आउटवर्ड। और अगर ये सारे एरो बाहर जा रहे हैं तो इस साइड को कौन सा पोल हो गया मैग्नेट के हिसाब से, जहां से बाहर जाते हैं, नॉर्थ पोल। तो यहां मैं लिख देता हूं इट इज नॉर्थ पोल। और इसी तरीके से इसमें देखो सारे अंदर आ रहे हैं, सारी फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया साउथ पोल। तो इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। तो ऐसी एक्टिविटी आपको दिखा रखी है, इसको दोबारा से एक बार समझ लीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि करंट अगर ऐसे जा रही है तो मैंने थंब इधर क्यों लगाया, करंट ऐसे घूम के ऐसे आ रही थी तो मैंने जिधर करंट जा रही थी उधर थंब लगाया, और फिर देखा मेरी फिंगर अंदर से बाहर यूं आ रही है मेरी फिंगर्स, मतलब इस वायर को अगर मुझे पकड़ना हो तो मेरी फिंगर्स इसके अंदर से घुस के बाहर की ओर ऐसे आएंगी। तो जैसे ही मेरी फिंगर्स की डायरेक्शन है ऐसा ही लूप बना लो, फिंगर भी ऐसे आई तो लूप भी हमने ऐसे बना लिया, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और जब मैं इधर घूमूंगा और मुझे इस वायर को पकड़ना है तो थंब के डायरेक्शन में करंट, वायर को पकड़ने के लिए फिंगर्स मुझे इसके पीछे ले जानी पड़ेंगी, तो पीछे ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर से इधर घूमेंगे तो क्लॉकवाइज। तो सारे लूप क्लॉकवाइज घूमते घूमते ऐसे आ गए, एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते ऐसे हो गए, तो इधर से नॉर्थ से बाहर, इधर साउथ से, ये बन गया आपके पास मैग्नेट नेचर। दैट मीन्स कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होती है। ये तो था कि मैं सिंपल लूप दिखाऊं, और ये था कि अगर मैं इसको कार्डबोर्ड पे दिखाऊं तो आपको इस तरीके से पैटर्न मिल जाएगा। अब हमारे पास कुछ एक्टिविटी भी होती है कि मान लो कि वी हैव स्मॉल आयरन फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स है हमारे पास, छोटे छोटे आयरन के पीसेस, बहुत छोटे छोटे, ठीक है ना, फाइन फाइन लाइन छोटी छोटी। तो आयरन के पीसेस को आप क्या करिए, इस पूरे कार्डबोर्ड के ऊपर बिखेर दीजिए। एक एक्टिविटी बता रहा हूं आपको कि आयरन के पीसेस को इसके ऊपर बिखेर दीजिए और की को ऑफ रखिए। ऑफ का मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। तो पहले आपने इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या किया, आयरन फाइलिंग्स को बिखेर दिया, ठीक है। और ध्यान रखिए कि कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करिए कि उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा दीजिए,
उससे फायदा क्या होगा, कार्डबोर्ड का एक फ्रिक्शन होता है जो आयरन फिलिंग्स को ढंग से मूव नहीं करने देगा, लेकिन बटर पेपर क्या होता है, स्मूथ होता है, वो आयरन फिलिंग्स तुरंत अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेगी। तो जैसे ही आपने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स लगाई और उसके बाद जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, और ऑन करते ही साथ आपको क्या करना है, हल्का सा कार्डबोर्ड शेक करना है। जैसे ही आप कार्डबोर्ड शेक करोगे, क्योंकि आपने आयरन फिलिंग्स डाली होंगी स्टार्टिंग में तो ऐसी होंगी, रैंडम होगी, कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही होगी, कुछ शेप नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही आप करंट को फ्लो कराओगे और थोड़ा सा उसको शेक करोगे तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को स्मूथली मूव करा देंगी, और जब मूव कराएंगी तो ऑटोमेटिकली इस डिजाइन में, इस शेप में अपने आप को अरेंज कर लेगी, और आयरन फिलिंग्स उसी डायरेक्शन में अरेंज होंगी, उसी तरीके से अरेंज होंगी जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दे फॉलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कुछ बढ़िया शेप निकल के आती है। बहुत सारे यूट्यूब पे एक्टिविटी मिलती हैं जिनको आप देख सकते हैं कि आयरन फिलिंग्स किस तरीके से अपने आप को रीअरेंज करती हैं। उसमें यह भी पता लगता है कि आपने एक, उसमें क्या है कि एक सोल्यूशन दिखा देते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर मैग्नेट आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं, एक मैग्नेट डाल देते हैं, और थिक सोल्यूशन होता है, तो मैग्नेट जब डालते हैं तो धीरे धीरे करके आयरन फिलिंग्स जो होती हैं पोल्स के पास अटैच होने चली जाती है, कुछ नॉर्थ पोल पे चली जाती है, कुछ साउथ पोल पे चली जाती है, स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा है डायग्राम के अंदर। ठीक है बेटा, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑल ओवर। ठीक है, ढंग से बढ़िया इसको एनसीईआरटी में पढ़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो इसका बनेगा वो डिपेंड किस किस चीज़ के ऊपर करता है। मैं आपको उसका रियल फॉर्मूला भी बताता हूँ, और उसके बेस पर आप प्रोपोर्शनलिटी याद रखिए। आपको सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी याद रखनी है कि करंट का क्या फर्क पड़ता है, रेडियस का क्या फर्क पड़ता है लूप की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों के लिए, मतलब इसी दोनों डायग्राम के लिए, ये भी लूप था वो भी लूप था, दोनों चीजें सेम है, बस दोनों को अलग अलग पैटर्न में दिखा रखा है हमने। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप at its center। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट सेंटर। सेंटर पे किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जैसे पूरा सर्कुलर लूप है, इसका सेंटर यहाँ है, मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो कितना होएगा देखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आपके पास B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख देते हैं हालांकि, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2R, या फिर आप लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी रहेगा। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि स्पेस जो है वो कितना आराम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने देता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है स्पेस की। स्पेस का मतलब एटमॉस्फेयर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने आराम से आर पार जा सकती है, इधर से उधर जा सकती है, उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ दो बातों पे ध्यान रखना है, आई पे और आर पे क्या क्या फर्क होता है। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दिख रहा है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लूप छोटा होगा तो रेडियस कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और अगर लूप बड़ा होगा तो रेडियस बड़ी होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इसका मतलब जितना छोटा लूप बनाओगे उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सेंटर पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि आर छोटा तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा। ओके, और दूसरी बात थी हमारे पास करंट। अगर करंट ज्यादा जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। व्हेन वी इंक्रीज द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। इवन इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान नहीं भी रखें, नो इश्यूज, लेकिन आपको ये प्रोपोर्शनलिटी जरूर ध्यान रखनी है। दे आर द पार्ट ऑफ सिलेबस। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते आए हैं जो आपसे पूछते आए कि करंट और आर का, रेडियस का क्या फर्क पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ऑफ द करंट एंड रेडियस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं ऑन व्हाट फैक्टर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप डिपेंड्स। ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो आपको दो फैक्टर लिखने होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन करंट, बी प्रोपोर्शनल टू आई, इट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द लूप, बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। ये बात ध्यान रखें।
ठीक है बेटा, वीडियो के रिपीटेशन में आप देख लीजिएगा इसको बार बार, मैंने क्या कही है आपको बात, उसको याद रखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा अच्छे, ठीक है, कॉपी में प्रॉपर तरीके से उसको लिखिए, ठीक है, ताकि आपको लर्न करना आसान होगा व्हेन एवर द एग्जाम कम्स। ओके, ठीक है, चलो जी। अब एक चीज आपको और देखनी है आज, ये सारे टॉपिक आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको साथ साथ करा रहा हूं। हाँ जी, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होती क्या है भाई? जब तक हमें यही नहीं पता कि सोलेनॉइड होती क्या है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे कैसे? देखें फिर सोलेनॉइड क्या है, चलिए देखते हैं। सोलेनॉइड, व्हाट इज सोलेनॉइड? हो सकता है 1 मार्क में आपसे यही क्वेश्चन पूछ लें, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको एक कॉइल चाहिए, कॉइल। कॉइल किसको बोलते हैं? जिसमें टर्न्स बन रखे हो, गोल 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 गोल, है ना, ऐसे कुछ इस तरीके से टर्न्स बन रखे हो ऐसे। दैट मीन्स वी रिक्वायर अ कॉइल, और उस कॉइल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। और ये टर्न्स किसके होने चाहिए? ऑफ कॉपर। और कॉपर भी कैसा? इंसुलेटेड कॉपर। इंसुलेटेड कॉपर। कॉपर का सिंबल पता है ना, Cu। हाँ, कॉपर तो आपको पता है, घर में हमारे कॉपर की वायर होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स अ सोलेनॉइड इज अ कॉइल विच कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। एक ऐसी कॉइल जो कि सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में बेंट हो। देख रहे हैं, सिलेंडर ऐसे ही होता है ना, इसी शेप का होता है सिलेंडर। तो सिलेंडर की शेप में आपने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए और वो कॉपर की इंसुलेटेड कॉइल होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे बना सकते हैं? बड़ा सिंपल सा काम है। मैं एक इंसुलेटेड कॉपर लेना है। अब इंसुलेटेड कॉपर कौन सा है? हमारे घरों में जो कॉपर आ रहा है वो अलग तरीके का है। उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, जैसे येलो कलर की वायर होती है, ऊपर से देखने में ब्लैक होता है इंसुलेशन, रेड होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंसुलेटेड कॉपर होता है, क्या होता है, उसके अंदर का कॉपर का कलर आपको पता है, उसके अंदर से वायर निकाल लो। अब जो आपने येलो वाला जैसे वायर थी उसके अंदर से आपने कॉपर को खींच लिया, तो ये कॉपर जो है ना, ये इंसुलेटेड नहीं रह गया। इसको हम इंसुलेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कि ये सिंपल कॉपर है, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है। यानी अगर इसके अंदर करंट जाए और आप उसको पकड़ लें तो आपको करंट लग जाएगा। लेकिन जो येलो वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर, या ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है, वो क्या करता है, वो आपको रोक लेता है, करंट नहीं लगती है अगर आप उसको पकड़ते भी हैं तो, इंसुलेट करता है। लेकिन मैं उस इंसुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक और इंसुलेशन होता है। एक्चुअली दैट इंसुलेशन इज कॉल्ड इनेमलिंग। इनेमल, इनेमल हमारे दांतों पे होता है, सुना है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। यस, यहाँ पे दांतों को ट्रांसपेरेंट एक लेयर मिलती है एनिमल की, जो आपके दांतों को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द टीथ फ्रॉम जर्म्स और कैविटी, ठीक है। एनिमल होता है, ब्रशिंग करते हैं अच्छी तरीके से, एनिमल स्ट्रांग होता है, कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एनिमल जो होता है एक ट्रांसपेरेंट थिन लेयर होती है। तो ऐसी जो हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर हम इस काम के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, कॉपर की वायर के ऊपर एक बड़ा थिन इंसुलेशन होता है। ऐसा थिन इंसुलेशन जो कि ट्रांसपेरेंट हो, देख के लगेगा ही नहीं कि इंसुलेशन हो रखा है। कॉपर की वायर अगर आप इंसुलेटेड देखेंगे ना इस तरीके की, तो आपको देख के लगेगा कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, कॉपर है सिंपल। लेकिन जब उसको आप स्क्रैच करेंगे ना, तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सी पतली सी पन्नी जैसी लेयर निकलती हुई नजर आएगी। उसको बोलते हैं इनेमलिंग। इनेमल होता है थिन इंसुलेशन, और बाकी जो हम घरों में देखते हैं वो होता है कॉमन इंसुलेशन, ठीक है। तो ऐसा इनेमल्ड इंसुलेशन जो होता है, वैसी हमें कॉपर वायर चाहिए होती है, तो हम सिंपल बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर। अब ऐसी कॉपर वायर आपको मिल जाए तो उसके बाद क्या करिए, उस कॉपर, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मैं कॉपर वायर ली और कॉपर वायर को इसके ऊपर टाइटली लपेट दिया ढंग से, पूरा जितना पास पास में लपेट सकता हूँ उतना लपेट दिया। उसके बाद क्या करूँ, इस मार्कर को मैं निकाल दूँ तो क्या मिलेगा, स्प्रिंग जैसी मिल जाएगी,
ये हमारे पास सोलिनॉइड हुई। अब ये सोलिनॉइड इसको बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो बढ़िया काम करेगी, और बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो ये बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि करंट पास करोगे तो मैग्नेटिज्म इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर हमारे पास ये होती है। तो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं पहले इसकी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलिनॉइड, और फिर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग थी सोलिनॉइड, सोलिनॉइड पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देखेंगे। लिखिए, अ कॉइल कंटेनिंग, अ कॉइल, COIL, coil, a coil containing large number of turns, a coil containing large number of turns of insulated copper, a coil containing large number of turns of insulated copper, bent, BENT, bent in the form of circular cylinder, bent in the form of circular cylinder, circular cylinder। अगर मैं बहुत टेक्निकल बोलूं तो इस सर्कुलर सिलेंडर को एक नाम देते हैं हम यहाँ पे, ब्रैकेट में लिखना हेलिक्स, HELIX, हेलिक्स, ये शेप होती है, bent in the form of circular cylinder within bracket helix, comma, is known as a solenoid, is known as a solenoid। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि सोलिनॉइड क्या है? सोलिनॉइड इज व्हाट, एक कॉइल है, एक ऐसी कॉइल है इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। वो टर्न्स किसके बने होते हैं? वो इंसुलेटेड कॉपर के बने होते हैं। और उसकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर सिलेंडर, जिसको हम हेलिक्स बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं हेलिक्स की शेप क्या होती है, बड़ी सिंपल होती है। देखो सिलेंडर तो आपको पता है वो ऐसा होता है, ये तो सिलेंडर होता है। हेलिक्स कैसा होता है? हेलिक्स ऐसा होता है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। क्या देखिए ऐसी कोई चीज? स्प्रिंग होता है सर, स्प्रिंग में अगर आप ऐसे ऐसे करके जाएं, ऐसे ऐसे करके जाएं तो आगे बढ़ते जाएंगे, आप गोल भी घूमेंगे और आगे भी जाएंगे। तो गोल भी घूमना है और आगे भी जाना है, दिस इज द शेप, हेलिकल शेप, इट्स कॉल्ड हेलिकल शेप। और इस फिगर को हम बोलते हैं हेलिक्स। ये ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं इसको हेलिक्स बोलते हैं। तो ये सिलेंडर जैसा है लेकिन एग्जैक्टली सिलेंडर नहीं है, गोल गोल घूमते हुए आगे जाती है वायर। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड हेलिक्स। चलो जी, अब देखो, अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। सोलिनॉइड की डेफिनेशन तो हमने लिख ली, अब मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। ढंग से डायग्राम देखना बेटा, ये डायग्राम एग्जाम में बहुत बनाने को आता है और बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा होता है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। सिंपल सा क्वेश्चन, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब देखो ये कैसे बनना है। सबसे पहले तो मैं एक सोलिनॉइड बनाऊंगा बड़ी साफ सुथरी टाइप की, ऐसे कुछ ऐसे। और फिर हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, एक की लगा दिया आपने, दिस इज की के। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे देखा। सबसे पहले तो आपको देखना है कि करंट कैसे जाएगी। तो करंट तब जाएगी जब मैं की को क्लोज करूंगा। व्हेन आई क्लोज द की, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज नेगेटिव। करंट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। करंट इधर से जाती है। अब ये करंट यहां से आएगी, तो बताओ कैसे जाएगी? करंट यहां से आएगी, फिर इसके अंदर जाएगी, यहां आएगी, ऐसे आएगी, फिर गोल घूम के वापस जाएगी ऐसे, फिर यहां आएगी ऐसे, फिर वापस जाएगी ऐसे, फिर यहां आएगी ऐसे, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे घूम के ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घूम के ऐसे, फिर ऐसे, और अल्टीमेटली ऐसे करके वापस आ गई। तो करंट गोल 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 घूमते हुए वापस आ जाती है। ऐसे घूमती है सोलिनॉइड में करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे? आप चेक करो कि इसका जो एक एक टर्न है वो क्या है। इट्स लाइक अ लूप, एग्जैक्टली लूप नहीं है लेकिन लूप जैसा है, सर्कुलर है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरीके से बनेगा जैसे सर्कुलर लूप में बनता है। लेकिन अगर मैं हर एक सर्कुलर लूप को लेके इसको सॉल्व करता हूँ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारे लूप्स हैं। तो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स का बनाएंगे। तो बहुत ईजी है, ढंग से देखो। करंट भले इधर से इधर घूम के जा रही है, कैसे? करंट इधर से आई, गोल 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 घूमते हुए गई, लेकिन करंट अल्टीमेटली किधर से किधर जा रही है? करंट इधर से घूम के अल्टीमेटली ऐसे जा रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे ऐसे जा रही है करंट। ये कितनी भी घूम के जा रही है, जा तो इधर से इधर रही है ना। अब मैं लगा लेता हूँ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है,
तो राइट हैंड थंब रूल के लिए मान लो कि ये स्ट्रेट वायर है, जस्ट इमेजिन इट एज अ स्ट्रेट वायर। तो अगर ये स्ट्रेट वायर जैसा है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, वैसे तो डायग्राम इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन आप शॉर्टकट कर लीजिए, इससे आपका काम बढ़िया चलेगा। क्लास 10th में मस्त डायग्राम बनाएंगे आप, 12th में जब जाएंगे तो और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब ये होता है हमारे पास करंट ऐसे जा रही है, तो आपने क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल, जिधर करंट जा रही है उधर थंब करना है। तो करंट किधर जा रही है, करंट इधर जा रही है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे रख लूंगा, थंब भी उधर जा रहा है जिधर करंट जा रही है। अब क्या हुआ, अब आपको पता है नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, आप बताओ मेरे इसमें, इस थंब में, इस जो रूल है मेरा हाथ जो है इसमें नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। ऊपर था एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे था क्लॉकवाइज तो नीचे हो गया साउथ। आप अपने हाथ पे करके देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ, क्लॉकवाइज का मतलब साउथ। तो थंब जिधर होता है उधर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इधर बनेगा नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ, और नीचे था क्लॉकवाइज तो इसका मतलब साउथ। तो अब मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, ये मैंने रखा, तो थंब के साइड पे था नॉर्थ पोल, तो मैं क्या करता हूँ पहले इधर नॉर्थ लिख देता हूँ कि इधर नॉर्थ बनेगा, और इधर लिख देता हूँ साउथ। ढंग से देखो, इसको मैं ऐसे लेके गया, ठीक है। तो थंब के साइड पर एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो इधर बन गया नॉर्थ, तो इधर मैंने नॉर्थ लिख दिया, इधर बनता है साउथ तो मैंने इधर लिख दिया साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ऐसे जाती है। चलो जी, तो बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो ढंग से। सबसे पहला काम ये है कि आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, और गिन के बता रहा हूँ, 5 बना लो सिमेट्री के हिसाब से, 5 स्ट्रेट लाइन बना लो, 2 3 4 एंड 5। गिन के मैंने 5 फील्ड लाइंस बना ली इसके अंदर, ठीक है, ओके। अब देखो आगे कैसे करें। अब आपको करना क्या है कि यहां से जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसको यहां से लेके यहां घुमा दो, ये ऐसे। इसको मैं मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है, ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया था। यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे ऊपर वाली जो लाइन थी उससे आपने ये बना दिया। ये पता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये कहां से जा रही है, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ। ये एरो बाहर आ गया, नॉर्थ से बाहर आ गया, और ऐसे घूम के कहां पहुंचेगी, अंदर साउथ में। नॉर्थ से बाहर निकली, साउथ में पहुंच गई, ठीक है। अब नीचे वाले को ऐसे कर लो, नॉर्थ से आउट, साउथ से अंदर। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलेंगी, दिस इज श्योर, आउटवर्ड, नॉर्थ से आउट और साउथ के इन, ठीक है। अब सेकंड नंबर की लाइन सेलेक्ट करो, ये सेकंड नंबर की लाइन थी, इसको मैं आगे लेके जाता हूं, टच नहीं कराना है, बस ध्यान रखना है, ऐसे बना लो सिंपल, लाइक दिस। फिर यहां से एरो बाहर, क्योंकि नॉर्थ से बाहर जाएगा, यहां से घूम के आया और यहाँ पे पूरा ऐसे ही घूम के आना है एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नीचे देख लें, नीचे सेकंड वाली लाइन सेलेक्ट करो, कहां से जाएगी, इधर से जाएगी, इधर से स्टार्ट करना है, ये इधर से घूम के इधर से घूम के इधर चले जाओ ऐसे। तो कहां से स्टार्ट किया, नॉर्थ से आउटवर्ड गया, यहां पे ऐसे आया और यहां से घूम के ऐसे, थोड़ा सिमेट्रिकल कर देते हैं ऐसे, ठीक है। नॉर्थ से घूम के आई, ऐसे घूम के अल्टीमेटली साउथ पे चली गई, यस, ये बन गई। और जो बीच वाली लाइन है लास्ट वाली, उसे छोड़ दो, उसे बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़ा लो, ऐसे एरो लगाओ बाहर की ओर, क्योंकि इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है तो एरो बाहर जाएगा, और इधर की ओर अंदर की ओर एरो, क्योंकि इधर साउथ है। तो नॉर्थ से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर और साउथ से सारी अंदर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। बड़ा सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि यहां से आपको यूं घूमना है, अल्टीमेटली करंट ऐसे जा रही है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, इधर आ गया नॉर्थ, क्योंकि इस साइड नॉर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, इधर लिख दिया साउथ, तो इधर नॉर्थ था इधर साउथ था, ये लिख देता हूं मैं ढंग से, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ऐसे आ गया हमारे पास। तो नॉर्थ से फिर आपने क्या किया, 5 लाइंस गिन के बना लो, यहाँ पे और नंबर बनाओ, 5 बनाओ 7 बनाओ जितना, लेकिन 5 ठीक रहेगा, ना ज्यादा ना कम। तो 5 लाइंस बना लिया आपने, सबसे ऊपर वाली लाइन को आपने यहीं से गोल घुमा के एक लूप बना दिया, फिर इसके नीचे वाली लाइन को एक और गोल बना दो, यहाँ पे जो सबसे ये वाली लाइन थी इसको यहाँ से घुमा के यहाँ बना दिया, उसके ऊपर वाली लाइन को यहाँ से घुमा के बना दिया, बीच वाली लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्या बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कहीं पे क्रॉस कर जाए या टच कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन क्या बनता है,
क्वेश्चन ये बनता है कि दिस सॉल्वेंट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, पहली बात तो, क्योंकि नॉर्थ ये था हमारे पास, साउथ ये रहा, दिस बिहेव्स एज अ मैग्नेट, बिल्कुल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने मैग्नेट के लिए बनाई थी। ओके जी। अगर मैं बैटरी को उल्टा कर देता हूं तो क्या होगा, करंट इधर से जाएगी इधर जाएगी, तो नॉर्थ इधर बन जाएगा साउथ इधर बन जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। मैंने क्या बोला, बैटरी को अगर मैं रिवर्ट कर देता हूं तो फिर यहां पे नॉर्थ इधर साउथ बनेगा। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है। तो मैं लिखता हूं इसका आंसर, आप ढंग से देखिएगा। नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस इनसाइड सोलिनॉइड, और वो क्या होता है, वो होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नेचर होता है, दे आर यूनिफॉर्म, कांस्टेंट होता है। और यूनिफॉर्म कैसे पता लगता है, दीज आर पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लाइन पास पास है, यहाँ पे लाइन दूर दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेकिन बीच में क्या है, सबके बीच में क्या है, बराबर बराबर है। बराबर गैप का मतलब यूनिफॉर्म। व्हेन द गैप इज थ्रूआउट इक्वल, it represents uniform magnetic field line, and when the gap is decreasing or increasing, कभी कहीं कम का है कहीं पे ज्यादा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। अब बस लास्ट में आपको एक चीज बता दूं कि किस किस फैक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलनॉइड डिपेंड करता है, मैं लिख देता हूँ। जो फॉर्मूला होता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का, जो फॉर्मूला होता है फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड, वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट, मैं इसको चलो आगे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं आपके, इसके बाद यहां से देखना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I अपॉन L, म्यू नॉट N I अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ज्यादा टेंशन नहीं है, बस ये समझ लो परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सराउंडिंग के अंदर कितना इजीली जाती है। ठीक है ना, उसको परमिएबल बोलते हैं, परमिशन जाना। ठीक है। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, सॉलिनॉइड में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। B प्रोपोर्शनल टू हो गया N, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। I का मतलब करंट है, B प्रोपोर्शनल टू I, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। और B प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ की हालांकि हम ज्यादा बात नहीं करते हैं यहाँ पे, बस नंबर ऑफ टर्न्स और करंट की बात करते हैं। एक फैक्टर और है, और वो फैक्टर है हमारे पास परमिएबिलिटी। जैसे अगर मैं इस सॉलिनॉइड के अंदर अभी जो खाली जगह है ना, उसकी जगह में एक आयरन का, सॉफ्ट आयरन का एक कोर लगा दूं, एक सिलेंडर ले लूं जो मैं इसके अंदर यहाँ करके इसको भर दूं, पूरा एक सिलेंडर लगा दूं इसके अंदर, तो ये और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं B प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, नेचर यहां लिख देता हूं, म्यू का मतलब है नेचर ऑफ कोर ऑफ मटेरियल, सिंपल सिंपल सी बात है, कोर ऑफ सोलिनॉइड, नेचर ऑफ कोर ऑफ सोलिनॉइड, सोलिनॉइड की जो कोर है उसका नेचर क्या है, आयरन डालोगे तो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और अच्छा मैग्नेट बन जाएगा, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डालोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट सोलिनॉइड। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, काफी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें पढ़ी हैं, पूरा एक सेगमेंट आपका खत्म हो गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वहां एक नया सेगमेंट होगा कि अगर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया, तो उसके बाद फोर्स कैसे लगता है। अभी तक हमने पढ़ा करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, अब पढ़ेंगे अगर करंट भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो फोर्स कैसे कहाँ कैसे लगता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अपना बहुत ध्यान रखिए, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको एक बार में पूरी ढंग से याद ना हो, तो आप एक बार रिवाइंड करके आराम से पॉज करके अपनी स्पीड के हिसाब से देखेंगे, बट लर्न ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड मेक द नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक। ठीक है बेटा, इन सीक्वेंस। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।